हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि रेजिस्टेंस को दो या दो से अधिक की संख्या में कैसे कंबाइन किया जाए, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कैसे हम लोग रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइंड रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का हेडिंग यही होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सवाल ये है कि रेजिस्टेंस को कंबाइन करने की आवश्यकता क्यों होती है और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है। तो रेजिस्टेंस जिसका सिंबल हमने आपको बताया था कि इस तरह से हम लोग इसको सिंबल बनाते हैं या फिर इस तरह से हम लोग इसका सिंबल बनाते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करता है। तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, जिसमें सर्किट्स के अंदर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ करंट की आवश्यकता होती है और उस अमाउंट की करंट को फ्लो कराने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को जोड़ करके एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ करंट को उस सर्किट में पास कराया जाता है। तो एक डेफिनेट अमाउंट का करंट पास कराने के लिए जो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम लोग कंबाइन करते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है ताकि एक क्लियर कट अमाउंट में उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल सके और जो उस सर्किट में एक डेफिनेट अमाउंट की करंट को फ्लो करने में मदद कर सके। तो आइए देखते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। तो देयर आर टू वेज to combine the resistance, कौन कौन सा? पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दो तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोग रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला वे जो है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं और इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा 3, 4, 5 रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कंबाइन किए गए हैं तो इन सभी कंबाइंड रेजिस्टेंस का जो रिजल्टेंट होगा, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है और कैसे होती है। देखो, अगर हमारे पास मान लो कि डिफरेंट रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस इस तरह से हम लोग बना लेते हैं कि ये है एक रेजिस्टेंस। मान लेते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसका जो है वो R2 है और ये रेजिस्टेंस जो है वो R3 है। अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को हम इंड टू इंड जोड़ दें, यानी एक का जो लास्ट वाला टर्मिनल होगा उसको दूसरे वाले के पहले वाले टर्मिनल से और फिर इसके इस टर्मिनल को इसके इस टर्मिनल से जोड़ दें, यानी एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, फिर दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से जोड़ दें, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी जिसमें रेजिस्टेंस जो होते हैं वो इंड टू इंड जुड़े होते हैं। इस तरह से, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस एक दूसरे से इंड टू इंड जुड़े होते हैं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जो होंगे वो इंड टू इंड कनेक्टेड होते हैं। व्हेन
two or more resistance are connected end to end consecutively. They are said to in series combination. अगर दो या ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे से इंड टू इंड कनेक्टेड होते हैं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जो होंगे वो एक दूसरे से इंड टू इंड जुड़े होंगे। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा जो मेथड है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जो होंगे वो दो एंड के बीच में ही जुड़े होंगे। सभी के सभी रेजिस्टेंस जो होंगे वो दो एंड के बीच में, दो टर्मिनल्स के बीच में जुड़े होते हैं, तो इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा? जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जो होंगे वो केवल दो ही पॉइंट्स के बीच में जुड़े होते हैं, यानी व्हेन टू और मोर resistance are connected in between two points, is said to be parallel कॉम्बिनेशन। इसी को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे अगर मान लें कि दो पॉइंट्स है, एक है ए और दूसरा है बी, इन दो पॉइंट्स के बीच में दो रेजिस्टेंस जुड़े हों या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जुड़े हुए हों, मान लेते हैं कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 तीनों जो है वो केवल दो पॉइंट्स A और B के बीच में जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो दो तरह से हम लोग रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा मेथड जो है, जो दूसरा तरीका है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस इंड टू इंड जुड़े होते हैं, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर केवल दो पॉइंट्स के बीच में सारे के सारे रेजिस्टेंस जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो पैरेलल या सीरीज किसी भी वे में जुड़े हुए हों उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं जिनके द्वारा हम लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पहली कंडीशन कि व्हेन the resistors are combined in series, अगर जो रेजिस्टेंस है सीरीज में कंबाइन हो, तो मान लेते हैं कि लेट थ्री रेजिस्टेंस are combined in
series, let three resistance combined in series are R1, R2 and R3. A V volt battery is connected in this circuit. V volt battery is connected in this circuit and current I is flowing in the circuit. तो इसके लिए हम लोग एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3 जो एक दूसरे से इंड टू इंड कनेक्टेड है, यानी ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसमें एक V वोल्ट की बैटरी हम लोग जोड़ देते हैं। V वोल्ट की बैटरी जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक अमीटर लगा देते हैं और यहां पे लगाते हैं स्विच लगा देते हैं। इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है R1, इसकी है R2 और ये है R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट है I। ये करंट I फ्लो कर रहा है। करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। रेजिस्टेंस में करंट पास करने के बाद जब निकल रहा है तो वो भी I है। यहाँ भी क्या है, I करंट है और यहाँ भी क्या है, करंट I है। ये करंट यहाँ आ रहा है, ये भी करंट I है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट रेजिस्टेंस में डिफरेंट होता है। तो रेजिस्टेंस R1 में मान लेते हैं कि इस रेजिस्टेंस R1 का अगर हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो ये वोल्टेज मान लो V1 है। फिर अगर रेजिस्टेंस R2 का वोल्टेज देखें तो ये वोल्टेज जो होगा वो V2 होगा और रेजिस्टेंस R3 का अगर हम वोल्टेज देखें तो ये वोल्टेज जो है वो V3 होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होती है वो सेम अमाउंट की फ्लो करती है, जबकि प्रत्येक रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है ये वोल्टेज डिवाइड होता रहता है। तो जितना वोल्टेज इन तीनों रेजिस्टेंस में होगा, इन तीनों रेजिस्टेंस के ये डिफरेंट वोल्टेज या डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस बैटरी के टोटल वोल्टेज के बराबर होंगे। यानी इन तीनों का जो सम होगा वो V के बराबर होगा। तो डिफरेंट रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डिफरेंट होता है और ये केवल सीरीज में होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टेज होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और सभी रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज डिवाइड हो रहे हैं उन सब का सम इस बैटरी के द्वारा प्रोवाइड वोल्टेज के बराबर होता है। तो फ्रॉम दिस सर्किट, from this V equal to V1 plus V2 plus V3, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अगर ओम्स लॉ देखा जाए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V equal to IR, then V1 equal to IR1, V2 equal to IR2 and V3 equal to IR3। क्योंकि सर्किट के अंदर करंट तो सेम फ्लो हो रहा है, केवल रेजिस्टेंस डिफरेंट है
और जब डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा R1 रेजिस्टेंस में अगर इस करंट को हम R1 रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें V1 की वैल्यू मिल जाती है। ऐसे V2 और V3 की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जो वैल्यू V1, V2 और V3 की मिली, इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो पुट दीज वैल्यूज in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर अगर इन वैल्यू को हम लोग रख दें तो V इक्वल टू कितना है आई आर दैट इज इक्वल टू कितना IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अगर इसमें देखा जाए तो I कॉमन है, I को हम निकाल लेते हैं तो हमें मिला कितना R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर यहां से हम R निकालें तो R इक्वल टू कितना मिल जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन I से I कैंसिल। तो R अब क्या हो गया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन सीरीज RS दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिस इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस व्हेन ऑल द रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन सीरीज। ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है किसी भी सर्किट में जब सभी के सभी रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कंबाइन हो। तो RS क्या चीज है रिजल्टेंट resistance when resistors are combined in series। जब रेजिस्टर्स जो है वो कंबाइंड हो किसमें सीरीज में, यानी जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, मान लो कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर RN रेजिस्टेंस है तो let in a circuit RN resistors are combined in series. It means R1 plus R2 plus R3 dot 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 Rn। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा RS इक्वल टू, तो RS इक्वल टू इसी के बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। तो चाहे जितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हों सीरीज के अंदर, ऐसे में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन होते हैं तो ऐसे में उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से अधिक होता है। तो जब कभी भी रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से अधिक होता है। तो आइए अब देखते हैं कि जब रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल कंबाइन होते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल कंबाइन हैं। When the
रेजिस्टेंस और कंबाइंड इन पैरेलल। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ऐसी कंडीशन में हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सारे टर्म वही रहेंगे। ध्यान रखिए कि तीन रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ रहे हैं। एक है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3। ये तीनों रेजिस्टेंस पॉइंट ए और बी के बीच में जुड़े हुए हैं। सर्किट हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहां पे हम लोग क्या जोड़ देंगे? अमीटर, यहां पे बैटरी लगाएंगे V वोल्ट की, और V वोल्ट की बैटरी यहां पे लगाएंगे हम क्या? स्विच। करंट जो फ्लो होगी वो कौन सी? आई। इन दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल कितना हो रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो V ही होगा। ये इनके बीच का पोटेंशियल होगा। लेकिन करंट यहां जो आती है वो I, और यहां पॉइंट A पे आने के बाद ये करंट डिवाइड हो जाती है। ये करंट यहां डिवाइड हो जाएगी और फिर यहां से जब करंट निकलेगी तो ये करंट आएगी। ध्यान रखने की बात यही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिवाइड होती है। सपोज करो कि जो ये R1 रेजिस्टेंस है इसके साथ जो करंट फ्लो कर रही है वो I1 है। जो ये R2 रेजिस्टेंस है इसके साथ जो करंट आ रहा है वो I2 है। और जो ये रेजिस्टेंस R3 है इसके साथ जो करंट आ रही है वो I3 है। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं? फ्लो, करंट फ्लो। R1 रेजिस्टेंस के साथ जो करंट आ रहा है वो क्या है? I1। R2 रेजिस्टेंस के साथ जो करंट आ रहा है वो क्या है? I2। और R3 रेजिस्टेंस के साथ जो करंट फ्लो हो रहा है वो I3 है। लेकिन चूंकि ये तीनों रेजिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं इसलिए इनका टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो इनका टोटल वोल्टेज होगा वो V के बराबर होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पूरी सर्किट के अंदर जो करंट I है, ये करंट I जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस सिचुएशन में करंट चाहे जितने भी रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाए, टोटल जो करंट होगा वो उन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में फ्लोइंग करंट के सम के बराबर होगा। तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के लॉ के अनुसार क्या होता है? V इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा क्या? I R। तो I इक्वल टू कितना? I इक्वल टू V अपॉन R। देन I1 इक्वल टू कितना? V अपॉन R1। तो I2 इक्वल टू कितना? V अपॉन R2। I3 इक्वल टू कितना? V अपॉन R3। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। पुट these values in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इक्वल टू कितना है? V अपॉन R। हम लिख सकते हैं V इंटू 1 अपॉन R, दैट इज इक्वल टू कितना? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 लिख सकते हैं। V सब में तो V इंटू 1 अपॉन R दैट इज इक्वल टू, V को हम यहां पे कॉमन ले लें तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2
प्लस 1/R3। अब अगर हम लोग देखें तो 1/R दैट इज इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का होल अपॉन V। V से V कैंसिल हो गया तो 1/RP। RP क्या है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टर्स आर कंबाइंड इन पैरेलल। तो दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। This is the resultant resistance when resistors are combined in parallel। जब रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल कंबाइन होते हैं तो इनका ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है। अगर मान लेते हैं कि केवल दो ही रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल कंबाइन हुए हैं, when only two resistors are combined in parallel, तो ऐसी कंडीशन में 1/RP दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RP दैट इज इक्वल टू R1 R2 और R1 प्लस R2। तो RP इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल only when two resistors are combined in parallel। ये फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल है जब केवल दो रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं। कैसे? पैरेलल कंबाइंड होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखने की है कि जब कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जब कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो RP जो होगा दैट विल बी लेस देन R1 एंड R2। RP जो होगा वो R1 और R2 से कैसा होगा? कम होगा। तो when resistance are combined in parallel, then RP will be less than individual resistance। तो इस तरह से हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को पैरेलल या सीरीज में हम कंबाइन करके उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को दो फॉर्मूले मिल गए। पहला, अगर रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कंबाइन है तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? RS दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल कंबाइन है तो 1/RP दैट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। या इसी को हम लिख सकते हैं RP इक्वल टू हो जाएगा कितना? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस तरह से दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस चाहे वो सीरीज में कंबाइंड हो तो भी हम उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर वो पैरेलल कंबाइंड है तो भी हम उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए और इसमें खूब ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो इन्हीं के आधार पे करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर कैसे जुड़े हुए हैं। रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर पैरेलल जुड़े हुए हैं या रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी होता है। और जब आप इनको पहचान पाएंगे कि रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज है या पैरेलल में है, तो ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि तभी आप एक सुटेबल फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि किसी भी सर्किट के अंदर जो
रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं वो रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं या सीरीज में जुड़े हुए हैं, इनका रिकॉग्निशन होना चाहिए। तो जब आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो ऐसी कंडीशन में आप सुटेबल फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ये जानेंगे कि जो हम लोग डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं, घरों की जो वायरिंग करवाते हैं, ये वायरिंग कैसे करवाते हैं। पैरेलल में होता है, जो सीरीज जो सर्किट्स बनती है घर के अंदर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती हैं या फिर सीरीज में होती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो घरों की वायरिंग हम लोग करवाते हैं वो पैरेलल होती है, जो सर्किट बनती है वो पैरेलल सर्किट बनती है और पैरेलल सर्किट बनने की वजह से ही हर कमरे का जो वोल्टेज होता है वो समान होता है। क्योंकि भी आपने देखा कि जब कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जो रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल कंबाइन होते हैं, तो ऐसे में वोल्टेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और करंट जो होता है वो डिवाइडेड होता है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आता है मामला तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है और करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें एक ही स्विच के द्वारा सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं वो रन करते हैं। केवल एक स्विच उनके लिए होता है और एक स्विच से सभी के सभी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो फैन हो, फ्रिज हो, कोई भी चीज जो होगा वो सब एक स्विच से ऑपरेटेड होता है। दूसरी चीज ये होती है कि अगर सीरीज सर्किट के अंदर कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो जाए या काम करना बंद कर दे तो ऐसे पूरे घर की जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है वो ब्रेक हो जाती है और घर के अंदर कोई भी अप्लायंसेस जो है वो काम नहीं करता है। तो मान लीजिए कि एक बल्ब लगा हुआ है और बल्ब फ्यूज हो गया, तो अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरे घर की सप्लाई इंटरप्टेड हो जाएगी, पूरे घर की सप्लाई बंद हो जाती है तब तक जब तक कि आप उस बल्ब को चेंज नहीं कर देते हो। लेकिन जो पैरेलल सर्किट बनती है उन पैरेलल सर्किट्स में वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है, हर कमरे का वोल्टेज कांस्टेंट होगा और प्रत्येक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक डिफरेंट स्विच से जुड़ा होता है। तो आपको जिसकी जरूरत हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। सारे के सारे अप्लायंसेस एक स्विच से रेगुलेट नहीं होंगे, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का अपना एक स्विच होता है। इसके साथ साथ अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मान लो खराब हो गया, अगर बल्ब खराब हुआ तो केवल बल्ब नहीं जलेगा, बाकी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपना काम करेंगे, इसमें कोई भी कहीं भी इंटरप्शन नहीं होती है। इसके साथ साथ आपको जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की जरूरत है आप उसको रन कराइए, उसको चलाइए, बाकी सबको चलाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से जो डोमेस्टिक वायरिंग करवाई जाती है, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग करवाई जाती है घरों में, वो पैरेलल करवाई जाती है, उसमें जो सर्किट बनते हैं वो पैरेलल सर्किट्स बनते हैं। तो अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं और जो इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिक पावर जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है और इनसे रिलेटेड सारे फॉर्मूले। तो इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको करो